So we'll go ahead with questions on rotational dynamics. We'll directly start with PYQs of CET, of course. So पहला question is very simple. A body moving in circular path with a constant speed. अगर constant speed है तो motion is uniform circular motion. Has constant, of course, kinetic energy. अब kinetic energy क्यों होता है आपको पता होना चाहिए. Whenever you have a particle or a body performing UCM, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड कांस्टेंट होता है, वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होता है. अगर वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होगा तो वेलोसिटी चेंज होगा, मतलब मोमेंटम विल आल्सो चेंज. ऑफ कोर्स इन यूसीएम देयर इज एन एक्सेलरेशन व्हिच इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर, उसको आप बोलते हो सेंट्रीपिटल. वेलोसिटी तो चेंज हो ही रहा है बिकॉज ऑफ चेंज इन डायरेक्शन. तो ओनली थिंग दैट डज नॉट चेंज इज काइनेटिक एनर्जी. तो सिंपल क्वेश्चन था. क्वेश्चन नंबर 2. A bucket containing water is revolved in vertical circle of radius r. To prevent the water from falling down, the minimum frequency of revolution required is. Ideally speaking, अगर आपको vertical circular motion याद होगा, अब vertical circular motion में हर बार same case नहीं बनता है, there are different cases also. लेकिन पता होना चाहिए जब यहाँ पे minimum ऐसा word use हुआ हो, minimum, तो you should know vertical circular motion के लिए minimum speed at the bottom is under root of 5 rg. At the top it is under root of rg and at midpoint is under root of 3 rg. चाहे वो बकेट हो या फिर एक स्ट्रिंग के साथ एक बॉल को कनेक्ट कर दिया हो या फिर एक गाड़ी हो विच इज परफॉर्मिंग वर्टिकल सर्कुलर मोशन इन स्पीयर ऑफ डेथ. दो टाइप के हमने मोशन देखे थे फॉर अ व्हीकल. एक था वेल ऑफ डेथ जिसको आप मौत का कुआं बोलते हो. इन दैट केस व्हीकल परफॉर्म्स हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन and in sphere of death it performs vertical circular motion. Highest point पे अगर speed under root of rg से कम हुआ तो vehicle will directly fall down. Highest point पे अगर ball का speed under root of rg से कम हुआ तो ball will fall down. और अगर highest point पे bucket का speed under root of rg से कम हुआ तो bucket along with water will fall down. तो bucket को अगर नीचे नहीं गिरना है, मतलब पानी को अगर नीचे नहीं गिरना है तो minimum speed at the top is under root of rg. आपको पूछा है फ्रीक्वेंसी, यू नो v इक्वल टू क्या होता है r ओमेगा. तो ओमेगा आ गया आपका अंडर रूट ऑफ rg बाय r स्क्वायर. इसको सिर्फ मैं राइट साइड में लेके गया और स्क्वायर कर लिया तो ये और ये हो जाएगा कैंसिल. तो अंडर रूट ऑफ g बाय r बट ओमेगा इज 2 पाई n. फ्रीक्वेंसी चाहिए ना आपको, अंडर रूट ऑफ g बाय r. तो फ्रीक्वेंसी आ गया 1/2 पाई अंडर रूट ऑफ g बाय r. 1/2 पाई अंडर रूट ऑफ g बाय r. ऑप्शन नंबर सी. डन. सिंपल. क्वेश्चन नंबर 3. Two bodies of masses m and 3m are rotating in horizontal circles of radius r and r/3 respectively. The tangential speed of the body of mass m is n times that of value of heavier body, while the centripetal force is same for both. The value of n is. तो सिंपल क्वेश्चन है. आपके पास दो बॉडीज है. ऐसे केसेस में कंफ्यूजन कभी कभी होता है, तो एक काम करना, दो बॉडीज है ना, तो सीधा सीधा m1 इक्वल टू m बोल देते हैं और m2 इक्वल टू 3m बोल देते हैं. पहले बॉडी का जो रेडियस था वो था r, तो r1 इक्वल टू r और सेकेंड का है r/3. आगे बोला है द टेंजेंशियल स्पीड ऑफ बॉडी ऑफ मास m, तो इसको v1 बोल देता हूँ और इसके स्पीड को बोल देता हूँ v2. तो द टेंजेंशियल स्पीड ऑफ बॉडी ऑफ मास m इज n टाइम्स द वैल्यू ऑफ हेवियर बॉडी, मतलब v1 इज n टाइम्स ऑफ v2. उल्टा लिखा तो आंसर नहीं आएगा, तो यू हैव टू बी केयरफुल हियर. v1 इज n टाइम्स ऑफ v2 और सेंट्रीपिटल फोर्स सेम दिया है आपको, F1 इक्वल टू F2. आपको n की वैल्यू पूछी. व्हाट इज सेंट्रीपिटल फोर्स? mv स्क्वायर बाय r. तो mv1 स्क्वायर बाय r1 इक्वल टू m2 v2 स्क्वायर बाय r2. गुड. m1 था m, v1 था n टाइम्स ऑफ v2 अपॉन ये था r, ये था 3m, दिस इज v2 स्क्वायर अपॉन r/3. वेरी गुड. m r कैंसिल हो गया. n स्क्वायर v2 स्क्वायर इक्वल टू 9 टाइम्स ऑफ v2 स्क्वायर. v2 स्क्वायर भी हो गया
कैंसल, तो n स्क्वायर इज 9, मतलब n इज इक्वल टू 3, तो n इक्वल टू 3, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। अभी ये सेम टाइप के सेम क्वेश्चन नीट में आया है, सेम, also for CET 2021 and also for NEET. A stone of mass m is tied to a string of length L and moved in vertical circle at a rate of n revolutions per minute. Revolutions per minute है तो n by 60 करोगे revolutions per second. The tension in the string when it is at its lowest point is, आपको टेंशन पूछा है when the stone is at its lowest point. Again a simple question. मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं जस्ट फॉर यू टू रिकॉल। वर्टिकल सर्कुलर मोशन में व्हाट यू हैव इज समथिंग लाइक दिस। तो जब लोवेस्ट पॉइंट पे पार्टिकल होगा, लोवेस्ट पॉइंट पे फोर्सेस कौन से एक्ट होते हैं? एक होता है वेट mg विच इज वर्टिकली डाउनवर्ड्स, एक होता है टेंशन T विच इज टुवर्ड्स द सेंटर वर्टिकली अपवर्ड्स। सर्कुलर मोशन परफॉर्म करने के लिए विच इज द नेसेसरी फोर्स? सेंट्रीपिटल। तो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है टुवर्ड्स सेंटर, तो नेट फोर्स का होना चाहिए टुवर्ड्स सेंटर। तो टुवर्ड्स सेंटर T है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में अवे है mg, तो नेट फोर्स हो गया T माइनस mg एंड इट शुड बी इक्वल टू mr ओमेगा स्क्वायर। mv स्क्वायर बाय r सही है, लेकिन तुमको क्या चाहिए वो ध्यान दो ना। टेंशन पूछा है इन टर्म्स ऑफ n है, n कहां से आएगा? ओमेगा से आएगा। क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो गया, डन, एंड ऑफ द क्वेश्चन। mg प्लस mr ओमेगा स्क्वायर, तो मैंने m निकाल लिया कॉमन। तो दो चीजें हैं, एक तो बीच में प्लस आना चाहिए, प्लस प्लस है, गुड। नंबर टू यहाँ पे आपको रिवोल्यूशंस पर मिनट दिया था, तो आप उसको कन्वर्ट करोगे पर सेकेंड, n बाय 60 उसका स्क्वायर करोगे तो n स्क्वायर बाय 3600 ऐसा कुछ है। तो डिनोमिनेटर में कुछ मिलना चाहिए आपको, तो ऑप्शन बी और सी तो नहीं हो सकता, ऑप्शन ए और डी में से एक, उसमें से भी डी आएगा। क्यों आएगा देख लो। ओमेगा इज 2 पाई एन डैश, मैं जानबूझ के एन डैश बोल रहा हूँ, एन डैश क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि उन्होंने बोला है एन आरपीएम, तो मैं जब कन्वर्ट करूंगा तो मैं लिखूंगा n बाय 60 rps। तो जस्ट टू अवॉइड कंफ्यूजन मैंने यहाँ पे n डैश लिखा, तो आपको मिल जाएगा यहाँ से ओमेगा इक्वल टू 2 पाई n बाय 60 विच इज बेसिकली पाई n बाय 30। अब इसका स्क्वायर करोगे तो 900 ही मिलने वाला है, तो ऑप्शन नंबर डी आएगा। तो टेंशन T इक्वल टू G था, m था कॉमन, उसके बाद प्लस r ओमेगा स्क्वायर, तो पाई स्क्वायर n स्क्वायर बाय 900 हो गया। एन आर मतलब लेंथ, तो यहाँ पे जो रेडियस है इट इज द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, क्योंकि जितना लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग होगा वही क्या बन जाएगा? रेडियस। तो आर इक्वल टू क्या आएगा? एल, इसलिए ऑप्शन नंबर डी। बताओ ना। नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी ये जो क्वेश्चन है सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन जेडब्ल्यू मेन और नीट दोनों में आया है, सिमिलर टाइप, सिर्फ थोड़ा चेंज होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अ रोप ऑफ नेग्लिजिबल मास इज बाउंड अराउंड अ हॉलो सिलेंडर। एक बार क्वेश्चन आया था विद सॉलिड सिलेंडर। हॉलो सिलेंडर इज लाइक अ रिंग, और रिंग का आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है? mr स्क्वायर। अगर सॉलिड बोला होगा तो डिस्क mr स्क्वायर बाई 2, तो यही बेसिक डिफरेंस है। तो rope of negligible mass is wound around a hollow cylinder of mass 2 kg and radius 20 cm. What is the angular acceleration of the cylinder if the rope is pulled with a force of 2 Newton? तो सिंपल सा क्वेश्चन आपको दिया है, एक हॉलो सिलेंडर, तो दिस इज अ हॉलो सिलेंडर। इस हॉलो सिलेंडर पे एक रोप है, मतलब वायर है जिसको वाउंड करके रखा है। तो यू हैव अ रोप विच इज वाउंडेड ओवर दिस सिलेंडर, और फिर इस रोप को पुल कर लिया विद अ फोर्स ऑफ 2 न्यूटन, खींच लिया इसको। अगर इसको पुल कर लोगे तो द सिलेंडर विल स्टार्ट रोटेटिंग अबाउट इट्स ओन एक्सिस, करेक्ट। तो रोटेशन है, रोटेशन प्रोड्यूस करने के लिए क्या चाहिए होता है? टॉर्क। So as you know, torque is equal to I alpha, and as you know, torque is equal to RF.
तो इक्वेशन 1 and 2 से, फ्रॉम 1 and 2 यू हैव आर एफ इक्वल टू आई अल्फा, तो अल्फा इक्वल टू आर एफ बाय आई। एंड जस्ट अ पीस ऑफ एडवाइस, पहले कैलकुलेशन मत करो, पहले फॉर्मूला बना लो, क्योंकि तुम अगर लास्ट स्टेज पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो एरर के चांसेस कम रहते हैं। अदरवाइज नॉर्मली क्या करते हैं हम, आर इंटू एफ कर लेते हैं, फिर सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो कैलकुलेशन भी बढ़ेगा और गलती होने के चांसेस भी बढ़ेंगे। तो लास्ट मोमेंट पे ही यू हैव टू पुट वैल्यूज। व्हाट इज आई फॉर हॉलो सिलेंडर? एम आर स्क्वायर, और अगर सॉलिड होता तो एम आर स्क्वायर बाई 2, मतलब ऊपर सिर्फ 2 आता तो आंसर डबल आता। तो देख लो, ये इन लोगों ने सही ऑप्शन नहीं दिए, दे शुड हैव गिवन यू डबल। 8, 16, 5, 10 ऐसा देना चाहिए था, ऑफ कोर्स, अदरवाइज देयर इज नो मीनिंग ऑफ दैट। हो गया? तो ये आ गया आपका अल्फा इक्वल टू फोर्स कितना था? 2 न्यूटन का। मास कितना दिया हुआ है? 2 किलोग्राम। वेरी गुड। एंड व्हाट इज रेडियस? 20 सेंटीमीटर, आई गेस 20 सेंटीमीटर है ना। 20 इंटू 10⁻² -2, 2 गया, ये ऊपर गया, 100/20 होता है 5, तो आंसर इज 5 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, ऑप्शन बी। Next question, question number 6, again from 2022, very recent. 4 identical solid spheres, ये भी important है। Hollow sphere, what is moment of inertia of hollow sphere about its own axis? 2/3 mr²। its own axis का मतलब होता है passing through center या फिर diameter। What is the moment of inertia of solid sphere about its own axis? 2/5 mr²। 4 identical solid sphere, each of mass m and radius r, are so arranged that their centers when connected, जब आप सेंटर को कनेक्ट कर रहे हो, स्पीयर टू स्पीयर का सेंटर कनेक्ट कर रहे हो, दे फॉर्म अ स्क्वायर। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द स्क्वायर एंड पैरेलल टू एनी साइड ऑफ द स्क्वायर इज। यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ने में थोड़ी भी गड़बड़ की तो गए। तो क्वेश्चन में ऐसा बोला है, 4 स्पीयर है, चारों का मास m है, रेडियस r है, यू आर कनेक्टिंग सेंटर टू सेंटर। तो जब आप सेंटर टू सेंटर कनेक्ट करोगे तो क्या बन जाएगा? एक स्क्वायर। एंड द सिस्टम इज रोटेटिंग अबाउट अ पॉइंट पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ स्क्वायर बट पैरेलल टू एनी साइड ऑफ स्क्वायर। गुड क्वेश्चन। तो अभी बेसिकली व्हाट आई विल डू इज, पहले मैं स्पीयर्स ड्रॉ कर लेता हूं। So let's say this is one sphere, this is another sphere, then you have of course 2 more spheres. तो something like this, ऐसा एक सिस्टम होगा, and then center to center कनेक्ट करोगे तो एक स्क्वायर बनेगा। So when you connect center to center, इन चारों का सेंटर टू सेंटर कनेक्ट कर लो, तो ठीक है, मोर और लेस। ओके, गुड, फाइन। तो अभी सबसे पहले यू नीड टू अंडरस्टैंड एक्सिस पास कहाँ से हो रहा है। सेंटर ऑफ द स्क्वायर, यहाँ पे आ गया स्क्वायर का सेंटर, एंड पैरेलल टू एनी साइड, मतलब तुम या तो ऐसा ड्रॉ कर लो या फिर ऐसा ड्रॉ कर लो, विच एवर यू वांट। तो आई विल टेक वन ऑफ दिस। गुड। रिमेंबर, अगर पैरेलल नहीं बोला होता पासिंग टू सेंटर एंड परपेंडिकुलर, तो एक्सिस कहाँ आता? बाहर की तरफ आता। तो आंसर लगाएगा, इस केस में आंसर लगाएगा, ये है R, ये भी है R, ये भी है R, और यहाँ पे भी है R। दिस इज ऑल R R R एंड R। ओके, देन सबसे पहले ये स्पीयर कौन सा है? सॉलिड है कि हॉलो है? सॉलिड है ना, ये सॉलिड बोला है ना? यस। अगर ये स्पीयर अबाउट इट्स डायामीटर, मतलब ऐसा रोटेट हो रहा होता, सिंगल स्पीयर की बात कर रहा हूं मैं, सिंगल स्पीयर, if it was rotating about its own axis, मतलब about its diameter, moment of inertia क्या आता? 2/5 mr², but it is rotating about a parallel axis, तो कौन सा थ्योरम? वेरी गुड। एक काम करता है, इस पॉइंट को मैं O बोल देता हूँ, इसको मैं C बोल देता हूँ। तो फॉर अ सिंगल स्पीयर, moment of inertia IO is equal to IC plus MH square। IC है 2/5 mr²,
और h इज इक्वल टू r, क्योंकि डिस्टेंस इज r, दो पैरेलल एक्सिस में डिस्टेंस है r, तो h इक्वल टू r, 2/5 प्लस 1 7/5 mr²। ये फॉर अ सिंगल स्फीयर था। सिस्टम में 4 स्फीयर है, ऑल द 4 आर रोटेटिंग अबाउट टैंजेंट, तो चारों का इनर्शिया क्या आएगा? सेम। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम विल बी 4 टाइम्स ऑफ IO, तो 4 इंटू 7/5 mr², सो दैट इज इक्वल टू 28/5 mr²। 28/5 ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, a ring of moment of inertia 4.9 by pi square kilogram meter square is rotating with 300 rpm. If the frequency of rotation is reduced by, इधर भी गलती होती है, the frequency of rotation is reduced by 120, मतलब 300 में से 120 माइनस कर लो, तो न्यू फ्रीक्वेंसी कितना? 180। और रिड्यूस टू बोला होता तो ये 120 क्या होती तुम्हारी फाइनल फ्रीक्वेंसी। तो बाय और टू, बाय बोला है, रिड्यूस बाय मतलब इनिशियल में से 120 माइनस करो तो 180 इज द न्यू फ्रीक्वेंसी। रिड्यूस टू बोला होता तो 120 विल बी योर न्यू फ्रीक्वेंसी। देन द वर्क डन इज, तो वर्क डन कितना होगा ऐसा पूछा है। फर्स्ट ऑफ ऑल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन यू शुड नो व्हाट इज वर्क एनर्जी प्रिंसिपल, जो आप 11th स्टैंडर्ड में सीखते हो इन लॉज ऑफ मोशन। कुछ नहीं है, सिंपल सी बात है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगता है इधर। व्हाट इज वर्क एनर्जी प्रिंसिपल? हाँ, चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी, क्या वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी या फिर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, सेम बात है। तो फॉर एग्जांपल इफ आई हैव एन ऑब्जेक्ट व्हिच इज एट रेस्ट पे है, तो व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी? 0। नाउ आई डू वर्क करना मतलब फोर्स लगाना, इट स्टार्ट्स मूविंग, व्हेन इट इज इन मोशन इट हैज काइनेटिक एनर्जी। तो ये काइनेटिक एनर्जी कहाँ से आया? वर्क डन से आया। तो वर्क डन ऑन एन ऑब्जेक्ट अपीयर्स एज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब मैंने चेंज ये वर्ड यूज क्यों किया? क्योंकि देयर आर वेरियस केसेस, जैसे बॉडी रेस्ट पे था, तुमने वर्क कर दिया, तो दैट वर्क डन अपीयर्स एज काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि पहले एनर्जी था नहीं, अब काइनेटिक एनर्जी है। दूसरा केस, एक बॉडी ऑलरेडी मोशन में है तो काइनेटिक एनर्जी है, हमने वर्क किया, हमने फोर्स लगाया इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, तो क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा। तो इन दैट केस वर्क डन अपीयर्स एज इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। अब उल्टा सोचो, एक ऑब्जेक्ट मोशन में था, हमने उस पर वर्क किया अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ मोशन, तो उसका स्पीड होगा कम, क्योंकि अपोजिंग फोर्स है, रिटार्डिंग फोर्स है। तो इन दैट केस वर्क डन अपीयर्स एज डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। ये था लीनियर मोशन के लिए। सेम गोज फॉर एंगुलर मोशन मतलब रोटेशनल मोशन। तो वर्क डन अपीयर्स एज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज मतलब इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है। अगर इंक्रीज है, अगर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रहा है तो फाइनल माइनस इनिशियल, अगर डिक्रीज हो रहा है तो इनिशियल माइनस फाइनल। यहाँ पे इंक्रीज है कि डिक्रीज है? पहले 300 आरपीएम था, फिर 120 से कम हो गया, तो डिक्रीज हो रहा है ना। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी। व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, हाफ आई ओमेगा 1 स्क्वायर माइनस हाफ आई ओमेगा 2 स्क्वायर, वेयर ओमेगा 1 is initial angular frequency and omega 2 is final angular frequency. हाफ आई निकाल लो कॉमन, ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर मतलब 2 पाई n1 स्क्वायर माइनस ओमेगा 2 स्क्वायर इज 2 पाई n2 स्क्वायर। वेरी गुड। तो हाफ आई, ये 2 पाई का स्क्वायर मतलब 4 पाई स्क्वायर कॉमन आ गया, n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर। हाफ आई था 4.9 बाई पाई स्क्वायर, तो 4 पाई स्क्वायर n1 300 आरपीएम। तो n1 जो है ना, यहाँ लिख देता हूं मैं, n1 is 300 by 60 rps, that is 5, and n2 180 by 5, कितना? 60। ओके, वेरी गुड। तो कितना? 3, that is equal to 3 rps। तो सब्स्टिट्यूट कर दो, 5 स्क्वायर इज 3 स्क्वायर इज 9, बराबर। वेरी गुड, करेक्ट। यहाँ तक पाई स्क्वायर कैंसल,
1/2, 4.9, 4 और 16। चलो ठीक है, 1 जा एंड 2 जा, 16 2 जा, 32 5 जा, 32 का 160, तो 160 के आसपास जो आंसर दिखेगा दैट इज 157, तो 157 जूल, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। A disc has mass m and radius r. How much tangential force should be applied to the rim of the disc so as to rotate with angular velocity omega in time t? एक डिस्क है जिसका मास m है, रेडियस r है। हाउ मच टेंजेंशियल फोर्स, कितना टेंजेंशियल फोर्स लगाना पड़ेगा हमको, दैट शुड बी अप्लाइड टू द रिम ऑफ द डिस्क सो एज टू रोटेट विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इन टाइम t। मतलब ओमेगा इनिशियल 0 मानना पड़ेगा, ओमेगा फाइनल को ओमेगा मान लो, ये हो गया टाइम t में, तो 0 से ओमेगा स्पीड हो गई इन टाइम इंटरवल t, and they're asking you how much is the tangential force required. Tangential force is simply mass into tangential acceleration, or tangential acceleration is, if you remember, it is r alpha, correct? ऐसा ही होता है, सेंट्रीपिटल होता है v स्क्वायर बाई r या r ओमेगा स्क्वायर, और at होता है r अल्फा। व्हाट इज टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन? r अल्फा। यहाँ पे ध्यान नहीं होना, यहाँ पे एक क्वेश्चन जाना, वहाँ पे एक मार्क जाना इज इक्विवेलेंट थिंग। एक मार्क जाने से आई डोंट वांट टू टेल यू कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं, वेयर यू आर एमिंग वेरी गुड कॉलेज और एकदम लो लेवल का कॉलेज भी नहीं मिलता है फिर। इफ़ यू आर एमिंग हाई ध्यान दो, नहीं तो कोई बात नहीं। हाउ डू यू फाइंड अल्फा? ओमेगा फाइनल, तो ओमेगा इनिशियल तो 0 मान लिया, तो ओमेगा बाई टी, तो एम आर ओमेगा बाई टी। एम आर ओमेगा बाई टी है क्या? ऑप्शन सी। हाँ, क्या होता है ओमेगा? क्या होता है? आई का क्या मतलब आया आई का यहाँ पे? देयर इज नो, एब्सोल्युटली नो पॉइंट इन आई। डिस्क है, मास इंटू एटी लिखा है, टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन तो एम आर अल्फा, अल्फा इज ओमेगा बाई टी, तो एम आर ओमेगा बाई टी तो दिख रहा है मेरे को, तो फिर यहाँ पे 2 का क्या केस है? हाँ, नहीं, जस्ट अ मिनट, लिटिल स्लो डाउन, मेरा प्रोसेसिंग स्लो है आज। आई अल्फा इक्वल टू, तो यू आर टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ टॉर्क। ओ, तो अगर मैं इन टर्म्स ऑफ टॉर्क करूं तो आई अल्फा इक्वल टू आर एफ, क्या पूछा तुमको, फोर्स पूछा है क्या? ठीक है, आई अल्फा बाय आर, डिस्क है क्या ये? यस, तो ये आ जाएगा आपका एम आर स्क्वायर बाय डिस्क है ना? यस, ओके। अल्फा इज जस्ट दैट यू जस्ट सेड, ओमेगा बाय टी। ओके, तो ये आंसर किसके लिए आया फिर? रिंग के लिए। फाइन, गुड। तो ये आ जाएगा आपका एम आर ओमेगा बाय 2t। ठीक है, तो रिंग के लिए यू कैन गो डायरेक्टली लाइक दिस, बट फॉर दिस यू कैन नॉट। तो चलो एम आर ओमेगा बाय 2t, एम आर ओमेगा बाय 2t, ऑप्शन बी। तो फिर ये कब यूज करेंगे? डायरेक्टली एम इंटू ए, दैट इज फॉर लीनियर मोशन। वो प्योरली लीनियर मोशन के लिए होता है एम इंटू ए, रोटेशनल के लिए यू हैव टू यूज दिस वन। डन, ऑप्शन नंबर बी। इज इट वर्किंग? चालू है क्या वो? नो, एसी वर्क कर रहा है नहीं? हाँ कि ना? चलो अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, a solid sphere P and a thin walled hollow sphere Q have same mass and same radius। हमारे पास एक सॉलिड स्फीयर है P, एक है हॉलो स्फीयर Q, दोनों का मास और रेडियस सेम है।
moment of inertia about the diameters respectively IP and IQ, then तो क्या ही क्वेश्चन है, नथिंग. What is moment of inertia? What is moment of inertia of a solid sphere? 2/5 mr square. What is moment of inertia of a hollow sphere? 2/3. If I divide these two, तो IP by IQ is 2/5 mr square upon 2/3 mr square. So that turns out to be 3/5. तो ये 5 को वहां भेज देता हूं, तो 5IP इक्वल टू 3IQ. तो 5IP इक्वल टू 3IQ, ऑप्शन नंबर डी. खत्म. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10th. The moment of inertial नहीं, of a thin uniform rod about perpendicular axis passing through one of its end is I. Now the rod is bent in a ring and its moment of inertia about diameter is I1. Then the ratio of I is to I1 is. तो सबसे पहले you are expected to know what is moment of inertia of a rod about one end. ml square by 3 or about its center is ml square by 12. Very good. Where L is the length of this rod. तो अगर रॉड का लेंथ मैं L मान देता हूँ, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इज इक्वल टू ml स्क्वायर बाई 3. इन्होंने मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड अबाउट वन एंड को बोला है I. इसके लिए मैंने यहाँ नोटेशन में यूज किया I. अब ये जो रॉड है ना, इस रॉड को हमने कन्वर्ट कर दिया इन द शेप ऑफ अ रिंग. तो व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर कन्वर्टिंग दिस रॉड इन द शेप ऑफ अ रिंग और इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायामीटर. तो यू मस्ट नो व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिंग अबाउट इट्स डायामीटर. इट इज ऑलवेज IC by 2. तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया of a ring or a disc about its diameter is moment of inertia about its own axis by 2. और रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स ओन एक्सिस होता है mr स्क्वायर. तो mr स्क्वायर बाई 2 और इसी को इन्होंने बोला है I1. क्योंकि हमने रॉड को ही रिंग में कन्वर्ट कर दिया तो मास विल बी सेम. अब एक काम करो, आपको रेशियो पूछा था I बाय I1 का, तो डिवाइड कर लो ml स्क्वायर बाय 3 अपॉन mr स्क्वायर बाय 2. mm हो गया तो 2/3 L बाय R का स्क्वायर. और आपको आंसर दिया इन टर्म्स ऑफ पाई. मतलब देखो ये जो लेंथ है ना, ये क्या बन गया 2πr. तो लेंथ बन गया 2πr. तो यहां से आपको L बाय R मिल गया 2π. तो I बाय I1 जो था आपका 2/3 L बाय R स्क्वायर, L बाय R का स्क्वायर. तो ये हो गया 2/3. ये कितना है 2π का स्क्वायर. सही है. कितना हो गया 4 into 2 8π स्क्वायर बाय 3. ऑप्शन डी. Next question. A string of length L is fixed at one end and carries a mass of capital M at the other. तो एक string है जिसका length L है, it is fixed at one end and it carries a mass of capital M at the other end. The strings make 2π revolutions per second. RPS मतलब N दिया हुआ है, वो वहां से ओमेगा मिल जाएगा आपको. Around the vertical axis through the fixed end as shown in figure. Then the tension in the string is. टेंशन पूछा है आपको. सबसे पहले if you understand this is a conical pendulum. Very good. और conical pendulum है, पता है, और अगर फॉर्मूला याद है तो well and good. नहीं याद है तो फिर I have to tell you again all the components. तो conical pendulum में होता ऐसा है कि हमारे पास एक string होता है जो एक rigid support से टाई करके रखते हो. उसके दूसरे एंड को आप एक बॉब लगाते हो और इस बॉब को आप हॉरिजॉन्टल पुश देते हो सो दैट द बॉब परफॉर्म्स हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन एंड द स्ट्रिंग्स मेक अ कोन.
ये जो एंगल होता है इसको बोलते हो सेमी वर्टिकल एंगल थीटा। उसके बाद आपको पता होना चाहिए विच आर द फोर्सेस एक्टिंग। तो बेसिकली ऐसा है, बॉब का जो वेट है mg, इट इज वर्टिकली डाउनवर्ड्स, टेंशन इज टुवर्ड्स द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, ये एंगल थीटा है, अल्टरनेट एंगल ये हो गया t cos थीटा, और यहाँ पे आ गया आपका t sin थीटा। तो एज यू कैन सी फ्रॉम द डायग्राम, t cos theta is balancing mg and t sin theta is providing necessary centripetal force for circular motion. Correct? Good. Now the question here is, आपको पूछा क्या है? क्या पूछा है? टेंशन, और टेंशन है in terms of m. तो what you must do is, t sin theta क्या करोगे? चलो ठीक है, स्क्वायर करके ऐड करोगे। t cos थीटा इक्वल टू क्या हो गया? इतना तो देख लो, देखते हैं बाद में। इफ आई वांट टू फाइंड आउट टेंशन, व्हाट डू आई नीड टू नो? cos थीटा। अब इसको रखो साइड में, थोड़ा सा देखो कि हमको दिया क्या है। हमको दिया है n, कितना है? 2/π। यहां से मैं निकाल लूंगा ओमेगा, दैट इज 2πn। तो 2/π दैट इज इक्वल टू 4 रेडियन पर सेकेंड। अब मेरे को मिल गया ओमेगा, ओमेगा से मिल जाएगा टाइम पीरियड, मिलेगा टाइम पीरियड, ओमेगा से मिल जाएगा टाइम पीरियड। कैसे मिलेगा? टाइम पीरियड इक्वल टू 2π/ω, राइट, करेक्ट। लेकिन रिमेंबर, वो t टेंशन है, ये t टाइम पीरियड है, तो t डैश लिख दिया, हो गया। तो t डैश इक्वल टू 2π/4 मतलब π/2। लेकिन अगर याद होगा, जो याद होना चाहिए, याद होना ही चाहिए, L cos theta by g, very good. So not everything will be like straight forward, इसलिए मैंने बोला कि पहले ये देख लो, फिर यहाँ पे क्या चाहिए तुमको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए? cos थीटा। फिर cos थीटा कैसे निकालोगे? डू नॉट डू अननेसेसरी मैथमेटिक्स हियर, जस्ट यू नीड टू नो n दिया है, ओमेगा मिलेगा, ओमेगा मिल गया तो टाइम पीरियड मिलेगा, और टाइम पीरियड हमको पता होता है कॉनिकल पेंडुलम का होता है 2π√L cos थीटा बाय। ये पता होता है, ये अजम्पशन है। नहीं पता है तो तुमको वो वन शॉट रिवीजन लेक्चर देखने की जरूरत है, नहीं देखोगे तो आई कांट हेल्प यू ऑफ कोर्स। तो टी डैश कितना है? कितना है? अरे कितना है? π/2, 2π√L cos थीटा बाय g। पाई कैंसल, 1/4 इक्वल टू L cos थीटा बाय g का स्क्वायर रूट, तो 1/16 इक्वल टू L cos थीटा बाय g, सही है, ओके। तो cos थीटा कितना आ गया? g/16L, सही है, इक्वेशन नंबर 2। तो फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2, t cos थीटा, लेकिन cos थीटा कितना है? g/16L इक्वल टू क्या था? mg, g हो गया कैंसल, तो t आ गया 16 ml, तो 16 ml ऑप्शन ए, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। A particle performing UCM of radius π/2 meter makes x revolution in time t. Tangential velocity is, very simple. What is the meaning of frequency? Something which is repeating itself in a given interval of time is called as periodic. तो एक सेकेंड में वो चीज कितनी बार हो रही है उसको बोलते हो फ्रीक्वेंसी। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई स्टार्ट वॉकिंग हियर, और अगर मैं एक सेकेंड में 2 ऑसिलेशन करता हूं, तो माई टाइम पीरियड इज हाफ अ सेकेंड एंड माई फ्रीक्वेंसी इज 2। यहाँ पे x रिवोल्यूशन इन टाइम t है, तो व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? x/t। तो ये x रिवोल्यूशंस इन टाइम t मतलब फ्रीक्वेंसी इज x/t, याद रखना, फ्रीक्वेंसी इज x/t। आपको क्या पूछा है? टेंजेंशियल वेलोसिटी, वो पता है क्या होता है? r ओमेगा, सही है। r क्या दिया हुआ है? π/2, ओमेगा क्या होता है? 2πn, 2 हो गया तो π²n, लेकिन अभी तुमने बताया n है x/t, तो π² x/t, ऑप्शन डी।
Next question. Good. This is a good question. A thin metal rod of mass m and length L is cut into 4 equal parts by cutting it perpendicular to the length. If the moment of inertia of the rod about an axis passing through its center and perpendicular to its axis is I, then moment of inertia of each part about the similar axis is. तो अच्छा क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन अच्छे से समझ लो. हमारे पास था एक रॉड, इस रॉड का मास को मैं मान लेता हूं m, इसके लेंथ को मैं मान लेता हूं l. तो हमारे पास एक रॉड है जिसका मास m है, जिसका लेंथ l है l. इट वाज रोटेटिंग अबाउट इट्स एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर. तो जो ये पहला केस है, इस केस में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा उसको I बोला है, इन्होंने बोला ना I. यस, तो I तो पता होगा ही, ml²/12. इसको इक्वेशन 1 बोल देते हैं. अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने इसके 4 पीसेस कर दिए परपेंडिकुलर टू द लेंथ. तो 4 पीसेस कर दिए, उसमें से सिर्फ एक ही पीस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा है. मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ईच पार्ट, मतलब वो सिंगल पार्ट. 4 पार्ट कर दिए, लेकिन इनर्शिया पूछा है सिंगल पार्ट का. मैं फिलहाल इसको m डैश बोलता हूं, विच इज m/4. क्योंकि अगर तुम्हारे पास एक 10 किलो का रॉड था, तुमने 4 इक्वल पीसेस कर दिए तो 2.5 ईच, मतलब m/4 ईच. और लेंथ भी हो जाएगा l/4. एंड इट इज रोटेटिंग अबाउट अ सिमिलर एक्सिस. सिमिलर मतलब अबाउट इट्स सेंटर. इसके इनर्शिया को I डैश बोल देते हैं. I डैश विल बी m-l²/12. गुड. तो आ जाएगा आपके पास I डैश इक्वल टू m डैश इज m/4. और यहाँ पे आ जाएगा ऑफ कोर्स 12 तो है ही, l डैश इज 12² और साथ में कौन है 1/12. सही है, चेक कर लो एक बार, बाद में करेक्शन मत बोलना. हो गया. तो देखो ये ml²/12, ml²/12 ये कौन है, I है. तो I डैश क्या हो गया, I/64 ऑप्शन ए. नेक्स्ट क्वेश्चन. A solid sphere of radius r and mass m. A solid sphere of radius r and mass m. The moment of inertia of solid sphere about an axis at a distance r/2 from its center is. बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं है. क्वेश्चन में पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाना है. You have a solid sphere. अगर वो about its own axis मतलब about diameter rotate होता तो mr तो 2/5 mr². लेकिन वो रोटेट हो रहा है अबाउट एन एक्सिस विच इज बेसिकली एट अ डिस्टेंस ऑफ हाफ द रेडियस. r/2 बोला है ना, तो h इक्वल टू कितना दे दिया आपको, r/2. तो डेफिनेटली ये दोनों एक्सिस पैरेलल दिख रहे हैं, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगेगा. इसको O पॉइंट बोलता हूँ, इसको C पॉइंट बोलता हूँ. तो IO इक्वल टू IC प्लस mh². IC इज 2/5 mr². अगर सॉलिड स्फीयर है तो, सॉलिड है क्या, यस. और mh मतलब r/2 का स्क्वायर, तो 2/5 mr² प्लस mr²/4, 13 mr²/20, 13 mr²/20. ऑप्शन सी. Next question, question number 15th. A solid sphere of mass m and radius r is rotating about its diameter. A solid cylinder of the same mass and same radius is rotating about its geometrical axis with an angular speed twice that of the sphere. The ratio of kinetic energies of rotation k sphere to k cylinder will be. अब ये जानबूझ के kinetic energy को k से डिनोट करते हैं, so that you get confused between kinetic energy and radius of gyration. तो हम लोग वैसा कंफ्यूज होंगे नहीं. आपको बोला है काइनेटिक एनर्जी टू द स्फीयर टू दैट ऑफ स्फीयर, काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्फीयर टू दैट ऑफ सिलेंडर. दिस इज हाफ
I ओमेगा स्क्वायर। तो मैं काम करता हूँ, 1 स्टैंड्स फॉर स्फीयर एंड 2 स्टैंड्स फॉर सिलेंडर, और सिलेंडर शायद सॉलिड था, सॉलिड है ना, यस, ओके, सॉलिड सिलेंडर है, तो दिस सॉलिड सिलेंडर। तो जब मैं रेशियो लूंगा K1 बाई K2, इट विल बी I1 बाय I2 ओमेगा 1 बाय ओमेगा 2 का स्क्वायर। गुड। मास और रेडियस दोनों का सेम है, but the solid sphere is rotating about diameter. What is inertia of sphere about diameter? 2/5. What about disk? Disk मतलब solid cylinder होता है, mr square by 2। चलो ठीक है। और in terms of speed क्या बोला है? सॉलिड सिलेंडर का स्पीड है ट्वाइस दैट ऑफ स्पीयर है, तो स्पीयर का अगर ओमेगा 1 है तो इसका 2 टाइम्स ऑफ ओमेगा 1 है। चलो ठीक है, तो कैंसल 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 एंड कैंसल हो गया। ये गया ऊपर 4/5 और ये हो गया 1/4, तो आंसर इज 1:5, ऑप्शन बी। Next question, question number 16. When the bob of mass m moves in horizontal circle of radius r with uniform speed v, having length of the string L, describes a cone of semi-vertical angle theta. मतलब क्या है ये? Conical pendulum. The centripetal force acting on the bob is given by. देखो अभी आज ही थोड़ा टाइम पहले हमने ये एक क्वेश्चन देखा था जिसमें कॉनिकल पेंडुलम का डायग्राम था। डायग्राम देख के ही आपको आंसर आ जाना चाहिए, सिंपल, ठीक है, नहीं पता तो कर लेंगे सॉल्व, ठीक। तो आपको आंसर क्यों आ जाना चाहिए, क्योंकि ऑफ कोर्स ये लेंथ L है, ये रेडियस R है और ये वर्टिकल हाइट H है। फिलहाल मैं H बोल रहा हूँ, देखते हैं बाद में इसको। क्या पूछा है, क्या पूछा है, क्या पूछा है? सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है? हाँ, टी साइन थीटा। तो सेंट्रीपिटल फोर्स ये टी साइन थीटा प्रोवाइड कर रहा है। ओके, वेरी गुड, सही है, दैट इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r। तो ऑप्शन देखो और बताओ कि क्या करेंगे यहाँ पे। साइन थीटा निकालेंगे। और साइन थीटा, साइन थीटा एस आर बाई एल, चलो मान लेते हैं आर बाई एल। मतलब ये टी कहां से आएगा? एक और इक्वेशन बना था ना, टी कॉस थीटा इक्वल टू एम जी। चलो ये भी तो बना था, देखते हैं इसको भी। फिर यहां से टी मिल जाएगा, टी मिलेगा कि यहां से टी? व्हाट इज टी? एम जी बाई कॉस थीटा, इक्वेशन नंबर 2। तो देखो फ्रॉम 1 and 2 क्या बनता है? फ्रॉम 1 and 2 लेट अस सी, सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू टी आर बाई एल, लेकिन टी क्या आया? एम जी बाई कॉस थीटा, आर बाई एल, सही है ना? पक्का सही है क्या ये? रुको जरा, सही है, सही है। तो फिर अभी बताओ, अभी पहले देख लो, एम जी आर एल कॉस थीटा, ओके, एल कॉस थीटा, व्हाट इज कॉस थीटा? एच बाई एल, पक्का। तो एम जी आर बाई एल था, और ये क्या है? एच बाई एल, कॉस थीटा इज एच बाई एल। चलो लिख देते हैं, सिंस कॉस थीटा एच। सही जा रहे हो कि तो कॉन्फिडेंस से बोलो ना, करेक्ट है, सही है। अगर ये तुम देखोगे राइट एंगल ट्राइंगल में ना, एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो एच स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर माइनस, तो एच इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, तो सब्स्टिट्यूट कर दो ना इसमें। तो सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू एम जी आर अपॉन एच, लेकिन एच क्या है? अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर माइनस, तो एम जी आर अपॉन अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर दिख रहा है,
ऑप्शन ए, डन, खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोई जरूरत नहीं है। मैच द फॉलोइंग कॉलम्स, कॉलम 1 कॉलम 2, के फॉर सॉलिड स्फीयर अबाउट इट्स टैंजेंट। अभी मैं आपको ये शॉर्टकट बताना ही था तो बता देता हूँ। रेडियस ऑफ गायरेशन कैसे फाइंड करते हैं? सबसे पहले अगर अबाउट डायामीटर बोला होता सॉलिड स्फीयर का, व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर सॉलिड स्फीयर अबाउट डायामीटर? 2/5 mr²। m को गायब कर दो, कर दिया, क्या बचा? उसका रूट ले लो, √2/5 r। ये डायामीटर का है, डायामीटर और टैंजेंट इसमें डिस्टेंस होता है r का, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाओगे, 2/5 mr² प्लस mr², तो कितना हो गया? 7/5 mr²। m गायब कर दो, कर दिया, क्या बचा? 7/5 r², उसका रूट ले लो, कितना हो गया? तो रूट 7/5 r कहाँ दिख रहा है? A goes with R, A goes with R, ऑप्शन नंबर बी और सी, बराबर। K for a ring rotating about its tangent perpendicular to the plane. What is moment of inertia of a ring about its own axis and about a tangent perpendicular to the plane? mr² plus mr², तो 2mr², m भूल जाओ, 2r² का रूट, √2 into r, √2 into r। B goes with ऑप्शन P, B goes with ऑप्शन P, तो कहाँ आया? B, खत्म, डन। सो दैट्स इट फॉर टुडे।